एक नया टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं, पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। या हम इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ट्रेजेक्टरी ऑफ ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल्स भी वेलोसिटी के साथ वो मूव करता है तो उसकी पाथ क्या बनेगी, यानी उसकी ट्रेजेक्टरी क्या बनेगी। तो वो डिपेंड करेगा वो किस एंगल के साथ रोटेट कर रही है, क्योंकि हम लोग को जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में ये पता था कि मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ये समझ पाए थे कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वो एक फोर्स फील करता है, और वो फोर्स जो है ये इक्वल होता है v क्रॉस b। ठीक है, v क्या है तो वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल है, b क्या है मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा है, और q जो है वो हमारे चार्ज को इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो एक फोर्स फील करेगा, आज हमको पता करना है कि उस फोर्स की वजह से ये मूविंग जो चार्ज होगा उसकी ट्रेजेक्टरी या पाथ क्या बनेगा। इससे पहले वाले क्लास में अगर हम लोग थोड़ा सा रिमाइंड कर लें तो अगर हम लोग समझ पाए थे कि अगर ये एक कंडक्टर है जिस पे करंट कैरी हो रही है, यानी करंट फ्लो हो रही है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये बातें हम लोग पहले ही जान चुके हैं। अगर यहाँ पे कोई चार्ज हो और ये रेस्ट स्टेज में हो तो इसके पास कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही चार्ज ये मैग्नेटिक फील्ड भी वेलोसिटी के साथ ये मूव करता है तो ये स्ट्रेट लाइन सीधे मूव करने के बजाय ये क्या होता है, यहाँ पे टर्न हो जाता है। ठीक है, तो ये जो टर्न होता है तो ये टर्न आपको किसी फोर्स की ही वजह से हो रहा होगा। ठीक है, तो वो फोर्स क्या है उसी को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। यानी अगर हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्यू भी बी साइन थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड बी और भी के बीच का एंगल है। तो ये एंगल अलग अलग बन सकता है, 180 हो सकता है, 0 हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है। तो आज हमको इसी अलग अलग एंगल के साथ ये पाथ पता करना है कि ये जो मूविंग चार्ज पार्टिकल से ये मूव करेगा तो इसकी ट्रेजेक्टरी क्या बनेगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझ लें कि ये जो फोर्स है ये किस किस स्टेज में इसका वैल्यूज़ जो है वो 0 होगा। तो हम लोग लास्ट क्लास के वीडियो में ये समझ चुके थे कि जो मैग्नेटिक फोर्स है ये 0 कब कब हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग देख चुके हैं, पहला जो रिक्वायर्ड है कि अगर चार्ज ही हमारा न्यूट्रल हो। ठीक है, यानी इसमें ना नेगेटिव हो ना पॉजिटिव हो, तो वैसे स्थिति में भी अगर ये 0 तो होल टर्म विल बी 0। दूसरा था कि अगर जो चार्ज है वो रेस्ट हो। ठीक है, चार्ज एट रेस्ट, अगर ये रेस्ट पे हो तो हमारा वेलोसिटी ही 0 हो जाएगा। इस स्थिति में ये हमारा मान क्या हो गया, 0। और तीसरा इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड ही प्रेजेंट ना हो, यानी हम लोग करंट ही ना दें, क्योंकि हम लोग को पता है कि सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ इलेक्ट्रिक करंट या मूविंग चार्ज, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं बनेगा। और चौथा जो इंपॉर्टेंट है वो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री हो। 0 या 180 डिग्री के साथ क्या बनेगा, तो ये हमारा केस नंबर 1 हो गया। ठीक है, केस 1 में हम लोग देख सकते हैं कि F इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा, ये सिचुएशन है। इस सिचुएशन पे अगर हम लोग बात करें तो दो वैल्यूज़ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। 0 डिग्री का क्या मतलब है कि अगर ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो और इसी डायरेक्शन में अगर हमारा ये चार्ज पार्टिकल्स का भी वेलोसिटी हो, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या है कि v प्रपोर्शनल टू b है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, 0 डिग्री। तो साइन 0 का मान क्या होता है, 0। दैट्स वाई ये हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगा, फोर्स ये 0 हो जाएगा। सेकेंड टर्म ये है कि यदि ये मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन और ये जो चार्ज पार्टिकल्स है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, यानी अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये इस पोजीशन पे हो, तो वैसी स्थिति में भी हमारा 180 डिग्री बनेगा। और 180 का भी जो मान है वो साइन के लिए हमारे पास क्या होगा, 0। ठीक है, तो 0 होगा तो ये टोटल टर्म ही 0 हो जाएगा। जब यही वैल्यू हमारा 0 है तो ये टोटल का टोटल मान क्या हो जाएगा, 0। यानी हम देख सकते हैं कि जब फोर्स ही 0 हो सकता है, हो रहा है यहाँ, तो नो चेंज इन पाथ ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, यानी चार्ज पार्टिकल्स के डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, यानी ये जो डायरेक्शन है वो क्या है, सीधा स्ट्रेट लाइन है। सो इस केस में जो हमारा ट्रेजेक्टरी बनेगा, ट्रेजेक्टरी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक हमारा इंपॉर्टेंट ओटी निकल के आ गया यहाँ पर कि तुमसे पूछ सकता है कि इफ़ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री देन ट्रेजेक्टरी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज स्ट्रेट लाइन।
ठीक है। ऐसी स्थिति में हमारे पास जो ट्रेजेक्ट्री बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये तो केस नंबर 1 हो गया, जब वैसे सिचुएशन पे हम लोग देख चुके हैं कि थीटा का जो वैल्यू है वो 0 या 180 डिग्री हो। लेकिन अब इन केस ऐसा हो कि जिस डायरेक्शन के लिए भी हम लोग बात कर रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड और जो चार्ज पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है ये एक दूसरे के पैरेलल हो, ठीक है, या एंटी पैरेलल हो, ठीक, तो वैसी स्थिति में हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास मान 0 हो गया। लेकिन अब परपेंडिकुलर हो तो क्या सिचुएशन बनेगा उसको हम लोग केस नंबर 2 में देखेंगे। केस 2, इफ़ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का क्या मतलब है कि जो चार्ज ऑफ द वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल हो। चलो इसको समझने के लिए एक हम फिगर प्लॉट कर लेते हैं जिसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि ये क्रॉस जो है, ये क्रॉस साइन इस बात को इंडिकेट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड है, ठीक है। ये क्रॉस वाला जो साइन हम लोग दिखा रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को इनवर्ड के रूप में दिखा रहा है, ठीक है। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन गया। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बन गया? इनवर्ड, यानी अंदर की ओर बन रहा है, ठीक है। अब हम ये लोग यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशन जो अप्लाई किए हैं उसमें देखेंगे कि चार्ज पार्टिकल इज़ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देखोगे यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स मान लिया जाए, हमारा यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल्स क्यू है और इसकी जो डायरेक्शन है वो ये है, यानी चार्ज पार्टिकल्स का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो ये दिखा रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी अंदर की ओर है, यानी इतना तुम समझ सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है। मान लिया जाए इस ब्लैक पेन से मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहे हैं वो अंदर की ओर है, यानी इनवर्ड है, और ये चार्ज पार्टिकल्स का मूविंग डायरेक्शन है, ठीक है, ये रेड पेन। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो एंगल बन रहा है बीच में क्या बन रहा है? 90 डिग्री। इसी 90 डिग्री पे हम लोग को बात करना था कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो मूविंग चार्ज है भी, ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यानी इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यदि वेलोसिटी ऑफ चार्ज जो है इन एक्स वाई प्लेन में अगर हो, ठीक है, देन मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जेड एक्सिस को बताएगा, तभी ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। लेकिन सबसे कॉम्प्लिकेटेड है डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता करना। ये तो पता चल गया कि ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है या और ये चार्ज पार्टिकल्स इधर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर जो है ये मूव कर रहा है, लेकिन जो फोर्स अप्लाई होगा जिसकी चर्चा अभी हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है, F इक्वल टू क्यू भी, क्योंकि 90 डिग्री रखने पर ऑफकोर्स यहाँ हमारे पास फोर्स फील होगा। क्यू भी साइन थीटा हम लोग यूज़ करेंगे, साइन थीटा की जगह 90 डिग्री यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्यू भी होगा, यानी रिजल्टेंट मान तो आएगा। लेकिन ये रिजल्टेंट मान के डायरेक्शन क्या होगा और ये किस और मूव करेगा, उसको समझने के लिए हम लोग को राइट हैंड पाम रूल अप्लाई करना पड़ेगा। राइट हैंड पाम रूल क्या है उसको समझ लो। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे राइट हैंड का ये फिंगर्स को प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा राइट हैंड का फिंगर है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो अलग अलग डायरेक्शन पे फिंगर्स को हम दिखा रहे हैं, ये फिंगर्स जो है हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है, ठीक है। और ये जो थंब है, ठीक है, जो अंगूठा जिसको हम लोग दिखा रहे हैं वो है मोशन ऑफ चार्ज, यानी भी को बता रहे हैं, ठीक है, कि भी का डायरेक्शन इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं और ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये हाथ की जो तली होगी, जैसे ये राइट हैंड का हम बात करें तो ये जो डायरेक्शन है हमारा, ये मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स है भी, और ये जो फिंगर्स है ये हमारा जो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। तो ये जो हाथ की तली है ये इस पर जो परपेंडिकुलर होगा यही हमारा क्या हो जाएगा? फोर्स, ठीक है। तो इस चीज़ से अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमको समझ में आएगा कि जैसे इस फिगर पे बात करें तो ये जो फिंगर्स है ये हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चला गया, ठीक है, और ये जो भी का वैल्यू है ये अंगूठा बता रहा है। तो ये जो डायरेक्शन हो गया ये हमारा क्या हो गया? ये मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, सॉरी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, ठीक है। यहाँ जो फोर्स के लिए डायरेक्शन बनेगा वो ये बन जाएगा, ठीक। जब हम यहाँ पे थे तो यहाँ बना, लेकिन जैसे ही भी को थोड़ा मूव कराते हैं तो भी के लिए जब यहाँ पे होगा तो देखो यहाँ जैसे ही हम इसको मूव कराते हैं तो ये परपेंडिकुलर का डायरेक्शन धीरे धीरे क्या होगा? चेंज होगा। यानी जैसे ही ये मुड़ता है तो ये डायरेक्शन भी हमारा क्या हो रहा है? चेंज होना शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स जो है एक्चुअली ये एक सर्कुलर फॉर्म में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फोर्स हमारा अप्लाई हो रहा है ये जब मैग्नेटिक फील्ड और
वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स जब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा तो जो फोर्स अप्लाई होगा वो एक सर्कुलर फोर्स होगा। सर्कुलर फोर्स का क्या मतलब है, हम कह सकते हैं कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया जो अंदर की ओर लग रहा है। ठीक है, आगे चल के हम लोग इस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ कंपेयर करेंगे और हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक्स पढ़ेंगे जो साइक्लोट्रॉन होगा, उसमें इसी कॉन्सेप्ट को वापस वहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। तो एक बात अच्छे से समझ जाओ और ये एक बात गांठ बांध लो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो जो फोर्स अप्लाई होगा वो कैसा फोर्स अप्लाई होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा और वो एक सर्कुलर पाथ बनाएगा। यानी हम इसका कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ जो ट्रेजेक्टरी बनेगा, ट्रेजेक्टरी ऑफ द मैग्नेट, यहाँ फोर्स जो बनेगा वो हो जाएगा हमारा सर्कल। ठीक है, यानी अब हम कह सकते हैं कि अगर कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसकी जो मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी या उसका जो पाथ होगा या उसकी जो ट्रेजेक्टरी होगी वो क्या होगी, एक सर्कुलर होगी। ठीक है, यानी हम समझ सकते हैं कि राइट हैंड पाम रूल से इस चीज़ के डायरेक्शन पता कर सकते हैं। किसका डायरेक्शन पता चलता है, तो हम लोग को पता चलता है फोर्स का डायरेक्शन। यानी ये जो हमारे पास जो हाथ है, यानी हाथ की जो जिस तली की हम तुमसे बात कर रहे थे, है ना, यानी वो जो पाल्म है इस डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये फोर्स किस डायरेक्शन पे लगेगी, तो ये एक सर्कुलर फॉर्म में लगेगा और जो फोर्स होगा वो क्या होगा, अंदर की ओर होगा। ठीक है, इसी फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहेंगे। ठीक है, ये बात अब हम लोग को समझ में आ गया कि फोर्स इनसाइड द सर्कल, फोर्स इनसाइड द सर्कल इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला होता है वो mv²/r होता है। ठीक है, m क्या है, तो m मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स है, क्योंकि अगर चार्ज पार्टिकल्स है तो उसके पास मास होगा ही, और r इस पाथ का है जहाँ पे ये सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा था, तो ये इसका रेडियस हो गया। और चार्ज पार्टिकल्स जो मूव कर रहा है उसकी अपनी मास होगी, तो वही मास हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। और फोर्स जो जिसके कारण हम लोग को पता चल गया है वो हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो QVB है। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, तो QVB इक्वल टू mv²/r। एक भी यहाँ से कटने के बाद रेडियस ऑफ द पाथ का जो बन जाएगा वो mv/QB। ठीक है, ये यूज होगा हम लोग को साइक्लोट्रॉन फॉर्म में। अब एक चीज़ यहाँ पे गौर करो, ये वेलोसिटी और चार्ज के साथ हम इस रेडियस को रिलेट करना चाहते हैं। एक बात देखो कि अगर वेलोसिटी अधिक है, ठीक है, इसका अगर वैल्यूज़ जो है ये अगर अधिक है तो रेडियस भी हमारा क्या होगा, अधिक बनेगा। ये क्या कैसे समझ में आ रहा है, जैसे कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल्स को काफ़ी तेज़ी से फेंकते हैं तो तेज़ी से फेंकने के बाद ये एक सर्कुलर लूप बनाएगा। मान लो जैसे ही हम इसको फेंकते हैं तो पता चला यहाँ से ये जाने के बाद एक लॉन्ग डिस्टेंस के बाद ये मूव करना शुरू कर दिया, तो ये एक हमारा सर्कुलर लूप बन गया, जिसके वजह से आर का मान क्या हो गया, आर का मान अधिक हो जाएगा। ठीक है, यानी जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी बड़ी रेडियस बनेगी। ठीक, लेकिन अब अगर हम इसके साथ करें या फिर इसको ऐसे समझो कि अगर हमारा ये वेलोसिटी कम होगा तो वेलोसिटी कम होगा तो कम डिस्टेंस जाएगा और ये सर्कुलर लूप भी कम बनेगा। ठीक है, ये सर्कल जो कम बनेगा तो आर में हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी जो रेडियस ऑफ द पाथ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स है। ठीक है, अब दूसरा रिलेशन हम लोग देख लेते हैं कि चार्ज पार्टिकल्स के साथ, कि चार्ज पार्टिकल्स में अगर चार्ज का वैल्यू कम है, ठीक है, यानी चार्ज जो है वो कम चार्ज के साथ अगर हम देख रहे हैं तो रेडियस भी कम बनेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब ये ये रेडियस क्या हो गई, अधिक बनेगी, क्योंकि इम्प्रपोर्शनल रिलेशन है। जैसे ही हम एक छोटे से चार्ज को फेंकते हैं तो जैसे ही फेंकने के बाद इस पर फोर्स जो है वो कम अप्लाई होता है, क्योंकि ये वैल्यूज इसकी कम है, तो कम अप्लाई होने की वजह से ये एक सर्कुलर लूप ज़्यादा बड़ा बनाता है, तो ज़्यादा बड़ा बनाने की वजह से ये क्या होगा, आर का मान अधिक हो जाएगा। लेकिन जैसे एक छोटा सा पत्थर को फेंकते हैं तो ज़्यादा दूर तक जाएगा, लेकिन एक बड़ा सा पत्थर को उसी फोर्स के साथ फेंकेंगे तो वो कम डिस्टेंस के साथ जाएगा, तो ये फिर ये सर्कुलर लूप कम बनाएगा। कब, जब हमारा क्यू का मान अधिक होगा, ये जब अधिक होगा, ठीक है, तब तो हमारे पास रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी ये एक दूसरे के साथ इम्प्रपोर्शनल रिलेशन है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ द चार्ज के साथ ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा वेलोसिटी उतना बड़ा रेडियस, जितना कम चार्ज पार्टिकल्स होगा उतना ज़्यादा रेडियस बनेगा, जितना अधिक चार्ज पार्टिकल्स होगा उतना कम रेडियस बनेगा। लेकिन इस रिलेशन को ये
देखो यहाँ पे r इक्वल टू एम वी बाई क्यू भी है, तो हम लोग को पता है एम वी जो है वो हमारा मोमेंटम कहलाता है, जिसको कि हम p से इंडिकेट करते थे, ठीक है। तो अगर मोमेंटम के साथ हम चूँकि काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करते हैं, इसलिए अगर हमको ये दिया जाए कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अगर हमारे पास रिलेशन हो, तब वैसे स्थिति में हमको रेडियस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को मोमेंटम से हेल्प लेंगे। तो मोमेंटम के लिए हम लोग जान रहे थे कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कैसे रिलेट करता है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv², ठीक है। ऐसा करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को अगर हम k से इंडिकेट करें तो 1/2 mv² हो गया, m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये k के साथ क्या हो गया 2km इक्वल टू m² हो गया, ठीक है। तो p इक्वल टू एम भी होता है, जो रिलेशन है p इक्वल टू एम भी, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, तो 2km इक्वल टू हमारे पास हो गया p², तो p इक्वल टू क्या हो गया √2km। तो ये जो अब रिलेशन है वो हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, जिसमें हम कह सकते हैं कि r इक्वल टू √2km बाय क्यू बी, ये एक रिलेशन निकल गया। जब इस फॉर्म में हम लोग को अगर काइनेटिक एनर्जी में मान दिया हो, तो वैसे स्थिति में उस पाथ का, उस फोर्स का रेडियस हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, उस ट्रेजेक्टरी का आसानी से हमारे पास रेडियस निकाला जा सकता है, ठीक है। इसी फार्मूला से हम लोग टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ टाइम पीरियड के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड के लिए फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है 2πr, यही डिस्टेंस को ना वो कवर करेगा। बाय स्पीड हमारे पास क्या है v, अभी हम लोग t इक्वल टू 2π/v और कैपिटल R का मान हम लोग निकाल के रखे हुए थे एम वी बाई क्यू बी। यहाँ से एक भी कटने के बाद हमारे पास मान निकल गया 2πm/QB, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड का मान निकल गया, यानी एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा किसी पार्टिकल्स को, किसी चार्ज पार्टिकल्स को, वो यहाँ से हम लोग को पता चल सकता है। देखो एक बात यहाँ गौर करोगे सभी बच्चे कि t इक्वल टू हमारे पास जो मान आया 2πm/QB, यहाँ पे एक बात गौर करो, तो ये जो टाइम पीरियड है, ये जो वेलोसिटी है उससे ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। यानी टाइम पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी इस पे v पे डिपेंडेंसी नहीं है। अब ये कैसे क्लियर हो कि कैसे v के साथ ये डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि अगर ये मूव करेगा तो v पे डिपेंडेंसी तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम लोग इस रिलेशन को समझ पा रहे होंगे तो इस रिलेशन से हम ये पता कर सकते हैं कि टाइम पे डिपेंड नहीं करता। जैसे देखो मान लिया जाए कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड जिसको इनवर्ड लिए हुए थे उसकी वैल्यूज़ और जो चार्ज पार्टिकल्स है जो वो जितना भी कूलम का वो फिक्स है उसका, ठीक है। अब अलग अलग वेलोसिटी के साथ हम उसको थ्रो करते हैं। मान लीजिए यहाँ सेंटर है और अगर इसको हम थ्रो करते हैं 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड से जाकर वो इतना बड़ा रेडियस बनाता है और ये इसका सर्कल हो गया, ठीक है। ये पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरा हम कंडीशन ये अप्लाई करते हैं कि सेम यही मैग्नेटिक फील्ड है, यही चार्ज की जो वैल्यूज़ है, जितना कूलम था वही है, लेकिन अब स्पीड ऑफ द वेलोसिटी है वो हम कम कर देते हैं। अब हम स्पीड ऑफ द वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकंड कर देते हैं, ठीक है। अब अगर ऐसा करते हैं तो अब ये जो सर्कल बना तो ऑफकोर्स ये कम बनेगा, क्योंकि हम लोग ये जान रहे थे कि वेलोसिटी अगर अधिक है तो रेडियस अधिक होगा, यानी सर्कल जो है वो ज़्यादा बड़ा बनेगा। अगर हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल कम है तो रेडियस कम होगा, तो रेडियस कम होगा तो सर्कल कम बनेगा। लेकिन एक बात गौर करो तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो t का वैल्यू है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। यानी डिस्टेंस क्या है कि अगर जब हमारे पास स्पीड अधिक था तो ये रेडियस अधिक था, रेडियस अधिक होने की वजह से ये बड़ा सा एरिया कवर किया था, तो इस बड़े से एरिया का जो डिस्टेंस होगा ये जो वैल्यूज़ होंगे, ठीक है, बाय ये जो हमारा स्पीड होगा, ये जो 20 लिख रखे हैं इसकी जो रिजल्ट आएगी, ठीक है, इसकी जो रिजल्ट आएगी, मतलब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है उसके बाद उसकी जो वेलोसिटी उसके साथ जो हम रिजल्टेंट मान निकाल के रखते हैं। अब दूसरे सेकंड केस में हम ऐसा करते हैं कि अब जो हम ये डिस्टेंस है और स्पीड है, ये जो डिस्टेंस कवर करेगा और ये जो स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है उसकी जो वैल्यूज़ निकाल के रखेंगे, हमको तब वैसी स्थिति में पता चलेगा कि इसका जो मान है, अगर इसका मान x है तो इसका भी मान x होगा, यानी दोनों स्थिति में टाइम पीरियड क्या है, सेम है। सिंपल सी लॉजिक है। अगर लेंथ अधिक है, रेडियस अधिक है, वेलोसिटी अधिक है, तो ये लंबा सा एरिया कवर कर रहा है, तो लंबा सा एरिया कवर करने में इसको भलो स्पीड अधिक है लेकिन टाइम तो उतना ही लगना चाहिए जितना हम छोटे वाले स्पीड के साथ बात करेंगे। स्पीड कम है तो सर्कल कम है, तो सर्कल कम है तो वैसी स्थिति में
डिस्टेंस और स्पीड की जो रेशियो होगी दोनों केसेस में, अगर मैग्नेटिक फील्ड और जो चार्ज है उसकी अगर वैल्यूज़ इक्वल है, दोनों स्थिति में कांस्टेंट है, तो हमारे पास टाइम पीरियड क्या होगा, सेम है। यानी हम कह सकते हैं कि टाइम पीरियड जो है विल नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है। तो ये एक बेसिक छोटा सा क्वेश्चन था जो हम लोग को समझना था। इसमें बेसिकली समझना क्या था, समझना सबसे इम्पोर्टेंट था कि ट्रेजेक्टरी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स व्हेन दे आर दिस वैल्यूज इन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स एट मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर उसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो, तो वैसी स्थिति में जो फोर्स होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, उसकी जो पाथ होगी वो एक सर्कुलर होगी। लेकिन 0 डिग्री या 180 डिग्री पर फोर्स कोई भी अप्लाई नहीं होगा। वैसे स्थिति में जो ट्रेजेक्ट्री बनेगी चार्ज पार्टिकल्स का वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, लेकिन परपेंडिकुलर होने पर जो ट्रेजेक्ट्री बनेगी वो सर्कल बनेगी। और एक इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास R=mv/qb या फिर R= हमारे पास जो मान निकल कर आया √2km/qb ये, और टाइम पीरियड, ये खास करके टाइम पीरियड वापस हम फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। T= हमारे पास जो मान निकल के आया है 2πm/qb, इस पे ये डिपेंडेंसी है, इसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है क्योंकि इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में हम लोग साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये सारा कॉन्सेप्ट हमको फिर से समझाना होगा। तो एक बार ज़रूर इसको देख कर रखना। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया है। नेक्स्ट क्लास की वीडियो में हम लोग साइक्लोट्रॉन पे बात करेंगे।